वाकया मैं बताता हूँ कि एक मर्तबा हजार खुली जो उनका मकान है वहाँ पर पावर सप्लाई रात में चली गई। हम लोगों ने पीछे से पावर सप्लाई ले ली कि किसी तरह साहब के यहाँ पर पंखा वगैरह चले और उनको रात में तकलीफ़ ना हो। साहब ऑफिस से आए और जब वो देखे कि पूरी गली में लाइट नहीं है और उनके मकान पर है तो मुझसे ही पूछे कि यार यहाँ पर पावर है और बाकी जगह बिजली नहीं है, ऐसा क्यों? तो मैं बड़ी ही उसमें कि यार मैंने कितना बड़ा काम किया। मैं बोला कि यार अब पीछे से हमने सप्लाई ले ली, यहाँ पर पीछे पावर थी बाकी गली में नहीं। तो मुझे बोले कि या तो पूरी गली के लिए सप्लाई करो और अगर नहीं होती होंगी तो यहाँ का भी कनेक्शन। बोलने के लिए बहुत सारी बात है, मगर 2001 का जब फसाद हुआ हम पार्टी ऑफिस पर बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आसपास के देहातों में मुसलमानों के साथ बेइंतहा जुल्म हुआ है, उनकी मसाजिद को लूट लिया गया, उनके घरों को जला दिया गया है। तो ऐसे तो 20-25 होंडा जमा कर, हम वो मैंने होंडा जमा की, हमारी करते करते 50-60 होंडा हो गई। हम यहाँ से दरे गाँव गए, दरे गाँव से खड़की अखराजा मिलता है। पहले ये अखराजा नहीं मिला करती थी। 1972 की तहरीक के बाद ही निहाल साहब ने जब तहरीक चलाई तो पावरलूम मज़दूरों को हक रजा के नाम पर कुछ न कुछ कारखानेदार सनतकार उनको मज़दूरों को हक रजा के नाम पर कुछ पैसा दे दिया करते हैं। ये साथी निहाल अहमद साहब का कारनामा है कि मज़दूरों को आज हक रजा मिला। उस टाइम 2004 का ये वाक़या है। साहब के साथ हम लोग आ रहे थे, 2-4 मतलब आदिवासी लोग की औरतें थी, हाथ में गोद में बच्चा लिए हुए, साड़ी से ढका लेकर चल रहे थे। निहाल साहब को रिक्शा को वो लोग हाथ दिए, निहाल साहब रिक्शा रुका दिए। उनसे पूछे क्या हुआ, तो बोले बच्चे की तबीयत ख़राब है। मराठी में साहब को बोलने लगे। साहब ने हम लोग को बोला तुम लोग रिक्शे से जैसे 2006 का बम धमाका जब इस शहर में हुआ तो साथी निहाल अहमद साहब ने मीटिंग लेने की बात की। जुमा के दिन बम धमाका हुआ, शनिचर के दिन प्रोग्राम बना कि आइतवार के दिन मीटिंग लेना है। तो मैंने साथी निहाल अहमद साहब से कहा कि ऐसे संगीन माहौल के अंदर कौन आपकी मीटिंग में आएगा और कौन सा मुकर्रिर तकरीर करेगा। मगर साथी निहाल अहमद साहब ने हौसला दिया, हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि हर मेरे स्टेज से बोलने वाला मुकर्रिर तकरीर बराबर करेगा और तू भी करेगा। तो मैं जब वहाँ तकरीर की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए बंदूक के साये की तकरीर। टीपू सुल्तान टावर के ऊपर मशावरत चौक में एक जलसा रखा। पुलिस हैरान थी कि वो कैसा जलसा होगा जहाँ जलसे की तो परमिशन पुलिस ने नहीं दी। न वहाँ स्टेज दिखाई दे रहा था, न वहाँ कहीं कोई पट्टी बिछी हुई थी, न कहीं लाउड स्पीकर का इंतज़ाम था। पुलिस बहुत हैरान और परेशान थी कि आखिर निहाल अहमद साहब बोलेंगे कैसे और फिर हम उनको गिरफ्तार कैसे करेंगे। आवाम का ठाटे मारता समंदर वहाँ मौजूद था और लोग इंतज़ार में थे कि भाई साहब आएंगे तो ब्लास्ट के ताल्लुक से क्या बोलेंगे। वही उन्होंने ऐलान भी किया था और उस ऐलान के मुताबिक कई महीनों तक धरना भी जनता दल सेकुलर के लोगों ने दिया और वो जो बेगुनाह लोग थे जिनको गुनहगार बोलकर गिरफ्तार किया था उनको छूट कर आए तो वहीं उनका इस्तकबाल भी हुआ। तो मैं जलसे की बात बता रही थी कि जलसे के पहले लोग बहुत पुलिस नासिक ज़िले की आसपास की तमाम मालेगांव शहर में बुला ली गई कि इंतज़ाम रहे और वो साहब को पकड़ सके। लेकिन उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया, जो वो हमेशा नया तरीका अख्तियार करते रहे, वो कुर्सी की बात हो, वो मज़दूर तहरीक की बात हो,
वो संदल निकालने की बात हो, वो कुर्सी लटकाने की बात हो या और कोई बात हो, उन्होंने अपना तरीका अख्तियार किया। उस वक्त भी वो पीछे की तरफ से आए, पुलिस उनको देख भी नहीं पाई। मैं इत्तेफाक से नूर अस्पताल के सामने जो मेडिकल स्टोर है उसके जीने पे बैठी थी। पुलिस की बहुत कोशिश थी कि मुझसे वो कुछ उगलवाए, मगर पुलिस की हिम्मत भी नहीं थी कि मुझसे वो बात करती। लेकिन वो बराबर ताक झांक में लगी थी कि साहब को पकड़े, मगर वो किस तरीके से आए, कैसे कूद फान के अंदर आए टीपू सुल्तान टावर के पास, फिर वो अंदर गए और एकदम बालाई जगह पर, बालाई मंजिल से कहा जा सकता है, वहाँ पहुँचकर बालाई हिस्से में, ऊंचे ऊपर के हिस्से में जाकर उन्होंने साथियों ये कहा। आज निहाल साहब की 5वीं बरसी है। निहाल साहब को इंतकाल हुए 5 साल हो गए। इन 5 सालों में मालेगांव शहर उन्हें भूला नहीं। पार्टी का सवाल नहीं है, पूरा शहर उन्हें भूला नहीं और उन्हें हर वक्त खैराज अकीदत पेश करता रहा। ये एक जुमला निहाल साहब को खैराज अकीदत है कि किसी भी मसले या मसाइल आज भी शहर में आते हैं और जब उसका कोई हल नहीं निकलता तो एक आम आदमी भी ये बोलता है कि अगर निहाल साहब होते तो। ये जो जुमला है यही निहाल साहब को सच्चा खैराज अकीदत मैं मानता हूँ ये शहर मुसलसल दे रहा है। निहाल साहब के अंदर एक बात थी कि वो अपने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब लोगों का साथ पूरी तरीके से निभाते थे, वो मज़दूर हो, बुनकर हो या आस पड़ोस में हो। एक वाक़या मैं बताता हूँ कि एक मरतबा हज़ार खुली जो उनका मकान है वहाँ पर पावर सप्लाई रात में चली गई। हम लोगों ने पीछे से पावर सप्लाई ले ली कि किसी तरह साहब के यहाँ पर पंखा वगैरह चले और उनको रात में तकलीफ़ ना हो। साहब ऑफिस से आए और जब वो देखे कि पूरी गली में लाइट नहीं है और उनके मकान पर है तो मुझसे ही पूछे कि यार यहाँ पर पावर है और बाकी जगह बिजली नहीं है, ऐसा क्यों? तो मैं बड़ी ही उसमें कि यार मैंने कितना बड़ा काम किया। मैं बोला कि यार अब पीछे से हमने सप्लाई ले ली, यहाँ पर पीछे पावर थी बाकी गली में नहीं। तो मुझे बोले कि या तो पूरी गली के लिए सप्लाई करो और अगर नहीं होती होंगी तो यहाँ का भी कनेक्शन काट दो। मतलब ये कि वो कभी खुद के फ़ायदे का कि उनको कोई फ़ायदा मिले और दूसरों को ना मिले, ऐसा कभी सियासत में या अपने पावर का इस्तेमाल करके नहीं किया। उन्होंने हर आदमी, हर बुनकर, हर मज़दूर का बराबर साथ देने की कोशिश की और यही उनकी अवामी लीडर की पहचान रही। मेरा निहाल साहब से ख़ानदानी रिश्ता रहा। मेरे दादा निहाल साहब के वर्कर थे, अली अकबर, वो काउंसलर हुए। उनके बाद मेरी दादी, वो भी जनता पार्टी से काउंसलर हुए और वो सिलसिला हमारा कंटिन्यू चलता रहा। एक मरतबा निहाल साहब के साथ हम लोग दावत खाने के लिए गए थे। वहाँ से दावत खा के हम लोग वापस आ रहे थे पवारवाड़ी रोड पे। उस टाइम 2004 का ये वाक़या है। साहब के साथ हम लोग आ रहे थे, 2-4 मतलब आदिवासी लोग की औरतें थी, हाथ में गोद में बच्चा लिए हुए, साड़ी से ढका लेकर चल रहे थे। निहाल साहब को रिक्शा को वो लोग हाथ दिए, निहाल साहब रिक्शा रुका दिए। उनसे पूछे क्या हुआ, तो बोले बच्चे की तबीयत ख़राब है। मराठी में साहब को बोलने लगे। साहब ने हम लोग को बोला तुम लोग रिक्शे से उतर जाओ। मैं और मेरा एक दोस्त आसिफ करके हम लोग 2 रिक्शे से उतर गए। साहब फ्रंट बैठे और वो चारों को रिक्शे पे पीछे बैठा लिए। अब उनको साहब सुलेमानी मस्जिद तक ला के वहाँ तक छोड़ दिए। अब जब हमारी दोबारा साहब से मुलाकात हुई शाम में, साहब बोले तुम लोग कहाँ चले गए? हम लोग बोले साहब घर चले गए। बोले यार वो लोग के पैर में तुम देखे नहीं, उनके पैर में चप्पल नहीं थी उन औरतों के, और बोले उनकी गुर्बत समझ में आ रही थी और उस टाइम धूप मई का महीना था कि यार उन्हें कोई रिक्शा उस रोड पर मिलता नहीं। साहब ने उनको शायद दवाखाना तक छोड़ा। ये एक लीडर की वो मतलब एक पब्लिक के दरमियान किस तरीके से रहा जाए, दर्द जो आवाम का है वो लीडर में थी। इसको देखते हुए हम लोग उनसे इतना करीब हुए कि आज तक उनके साथी है और इंशाल्लाह उनके उसूलों को ज़िंदा रखने के लिए, उनके उसूलों पर कायम रहने के लिए आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। अगर निहाल साहब की ज़िंदगी के बारे में हम देखें तो एक किताब भी लिखी जाए तो जो कम है। हर वक्त तो हुकूमत वक्त से टकराना, आवामी मसाइल के ऊपर आवाम के बाजू की बात लेकर आवाम के हक़ में जो बात हो वो बात करना। अगर हम देखें तो उनके जब तक वो हयात रहे अवामी मसाइल पर, चाहे झोपड़पट्टी के मसाइल हो
चाहे मुसलमानों के मसाइल हों, चाहे जो दबे कुचले लोग उनके मसाइल पर वो बेबाक अपनी बात करते थे। जो भी हुक्मरान वाले उनसे डरते नहीं थे। अगर हम आज के देखें तो आज के जितने सियासतदान हैं वो प्रोफेशनल हैं। उनकी यही सोच रहे थे कि कहाँ से पैसा हमारे पास आए, आवाम के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। उनके बारे में बोलने के लिए बहुत सारी बात है। मगर 2001 का जब फसाद हुआ, हम पार्टी ऑफिस पर बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आसपास के देहातों में मुसलमानों के साथ बेइंतहा जुल्म हुआ है, उनकी मसाजिद को लूट लिया गया, उनके घरों को जला दिया गया है। तो ऐसे तू 20-25 होंडा जमा कर। हम वो होंडा, मैंने होंडा जमा की, हमारी करते करते 50-60 होंडा हो गई। हम यहाँ से दरे गाँव गए, दरे गाँव से खड़की दसाना गए, उनके अनगिनत मामलात है। वो तो बोलने के लिए मैं आपको यही कहा कि एक किताब है, मगर आज के लिए उनकी बरसी पर बहुत सारे बोलने वाले हैं। मगर वो एक निडर बेबाक थे। आज जिन हालात में उनका हम शिद्दत से उनकी कमी महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा ही कोई आदमी और आए और इसी तरीके की लीडरशिप करे। और आने वाले दिनों में जिस तरह साथी नेहाल अहमद साहब ने इस शहर में मज़दूरों के लिए काम किया, आज जो मज़दूरों को हक रजा मिलता है, पहले ये हक रजा नहीं मिला करती थी। 1972 की तहरीक के बाद ही निहाल साहब ने जब तहरीक चलाई तो पावरलूम मज़दूरों को हक रजा के नाम पर कुछ न कुछ कारखानेदार सनतकार उनको मज़दूरों को हक रजा के नाम पर कुछ पैसा दे दिया करते हैं। ये साथी निहाल अहमद साहब का कारनामा है कि मज़दूरों को आज हक रजा मिल रही है। साथी निहाल अहमद साहब जब इस शहर में थे, पहली दफ़ा नयापुरे से उन्होंने म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ा तो नयापुरे में पानी की पाइपलाइन नहीं थी। तो साहब ने पहली मर्तबा चुन कर आने के बाद नयापुरी की गलियों में पानी की पाइपलाइन बिछाई और आज उसी पानी की पाइपलाइन से लोग आज फैज़याब हो रहे हैं और नयापुरे की गलियों में पानी पहुंच रहा है। ये उनका एक बड़ा कारनामा है जो म्यूनसिपैलिटी के मेंबर रहते उन्होंने किया। मैं साथी निहाल अहमद के साथ 1967 से हूँ, जब उनका निशान झोपड़ी था और कांग्रेस का बैल जोड़ी। तो हम लोगों ने उस वक्त नारा लगाया कि 2 बैलों की जोड़ी है, एक अंधा एक कोड़ी है। कांग्रेस के 2 पापी बैल खा गए चावल, पी गए थे। कांग्रेसियों का नारा ऐसा रहता था कि एक आंधी आएगी, झोपड़ी उड़ जाएगी। तो उस वक्त से आज तक निहाल अहमद की क़यादत में और उनके बाद भी हम झोपड़पट्टी वालों के बारे में, मज़दूरों के बारे में, मज़लूमों के बारे में हक और इंसाफ की लड़ाई उनके साथ भी लड़ते रहे हैं और उनके बाद भी लड़ते हैं और आखिर तक उनके उसूलों पर हम आवाम के वास्ते इंसाफ हासिल करने के लिए किसी भी सूरत में जा सकते हैं। मेरा नाम है सदरुद्दीन सईदुद्दीन, रहता हूँ जाफ़र नगर में और मैं जब से होश संभाला मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं कब से साथी निहाल अहमद साहब की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ हूँ। बाकी मेरे घर में मेरी बुआ ऐसा बताती है कि 7 साल की उम्र में जब था तो उस टाइम से तू लगा हुआ है और आज मैं करीब 52-54 बरस का हूँ। ये पीरियड के अंदर बहुत सारे मौके पर साथी निहाल अहमद साहब के साथ में मैं चला। जैसे 2006 का बम धमाका जब इस शहर में हुआ तो साथी निहाल अहमद साहब ने मीटिंग लेने की बात की। जुमा के दिन बम धमाका हुआ, शनिचर के दिन प्रोग्राम बना कि आइतवार के दिन मीटिंग लेना है। तो मैंने साथी निहाल अहमद साहब से कहा कि ऐसे संगीन माहौल के अंदर कौन आपकी मीटिंग में आएगा और कौन सा मुकर्रिर तकरीर करेगा। मगर साथी निहाल अहमद साहब ने हौसला दिया, हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि हर मेरे स्टेज से बोलने वाला मुकर्रिर तकरीर बराबर करेगा और तू भी करेगा। तो मैं जब वहाँ तकरीर की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए बंदूक के साये की तकरीर अंसार जमात खाने में की
और साथी निहाल अहमद साहब का ये सोच थी उसके अंदर कि मालेगांव शहर के लोगों को बम धमाके की दहशत जो उनके दिल में बैठी है, तो हमारी मीटिंग लेने से आवाम के दिलों से बम धमाके की दहशत निकलेगी और बम धमाके के ख़िलाफ़ मालेगांव जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रहे बम धमाके के ख़िलाफ़ मालेगांव से उसके विरोध में, उसकी मुखालफत में आवाज़ उठेगी और उठी। और आज शहर ने इस बात को देखा कि बम धमाकों का सिलसिला हिंदुस्तान से मैं समझता हूँ करीब करीब ख़त्म हुआ। ये पहली आवाज़ मालेगांव से निकली थी। मनमाड़ का जो एक वाक़या हुआ था आज से 30-35 साल पहले, उसमें एक पादरी जॉर्ज फेरर वो आदिवासियों को मुसलमानों को तब्दीली मज़हब की तरफ ईसाई मज़हब कबूल करवाता था रुपए पैसे देकर। उस वक्त तो मेरे दादा वहाँ स्टेशन वाली मस्जिद में पेश इमाम थे, तो मेरे दादा ने उनको ये बात गोशगुजार करवाई साथी निहाल अहमद साहब को। साथी निहाल अहमद साहब ने इस बात को असम्बली में शिद्दत से उठाया और वो उसको तड़ी पार करवाया गया 5 ज़िले से। 8 अगस्त 2004 में कुछ गुंडा नासिर ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। ताकत में हम कमज़ोर सही, लेकिन उस वक्त में साथी निहाल अहमद साहब ने हौसला और हिम्मत बख्शी कि आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के उस वक्त में कम से कम 5 पुलिस ऑफिसरों के उस वक्त में शौकत शेख समेत सूर्यवंशी पाटिल जगह पे उनका तबादला हुआ था। मेरी वजह से एक मामूली सा जनता दल सेकुलर के वर्कर के ऊपर कुछ गुंडा नासिर ने जानलेवा हमला किया, तो उसकी वजह से साथी निहाल अहमद साहब ने पुलिस स्टेशन का घेराव से लेके वो कदम उठाया था कि मालेगांव में 3 दिनों तक के दफ़ा 144 नाफिज हुआ था। एक मामूली वर्कर का दर्द और तड़प साथी निहाल अहमद साहब के दिल में बहुत ज़्यादा था।